हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस सेशन में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जो भी पिछले लेक्चर को देखना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता है कि हाँ, जो मेरी मेहनत है वो सक्सेसफुल हो रही है और आप तक अच्छे से पहुँच पा रही है। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पूरे फैक्ट के साथ डिस्कस करने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिना कॉन्सेप्ट के नहीं समझा जा सकता। और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, उनको भी कोई दिक्कत ना होने पाए और आप आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। सो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर, आपके पास ऑप्शन है 4। मतलब ये बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलना, एसी को वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, एसी के वोल्टेज को डीसी में चेंज करना, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब देखिए जी, हमारे घरों में जो करंट आता है आपको याद रखना है वो एसी करंट होता है। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और एसी होता क्या है, तो वो एक तरंग के रूप में बहता है। ठीक है, एसी कैसे बहता है, एक तरंग के रूप में बहता है। और एक होता है आपका डीसी, ठीक है, जो कैसे बहता है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी रेखा में बहता है। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा बोलते हैं। ठीक है, ये फर्क होता है एसी और डीसी में। एसी कैसे बहता है, बिल्कुल तरंग की तरह चलता है, और डीसी बिल्कुल सीधे रूप में। ठीक है, ये फर्क आपका क्या है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में। अब हमारे घरों में अल्टरनेटिव करंट क्यों आता है, एसी क्यों आता है, डीसी क्यों नहीं आता? क्योंकि एसी जो है उसकी वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर से। ठीक है, जबकि डीसी का वोल्टेज कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर आपके एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में बोला गया है प्रत्यावर्ती धारा एसी की वोल्टता को कम करने या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है जी। ओके, हाँ, एक बात और याद रखना है, ट्रांसफार्मर को केवल एसी करंट को कम या ज्यादा करने में यूज कर सकते हैं, डीसी करंट को कम या ज्यादा करने में यूज नहीं कर सकते। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो वायु की सापेक्ष आर्द्रता को मापता है और रिकॉर्ड करता है। अब देखिए जी, ऐसे क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में तो एक कंफर्म ही पूछा जाएगा, इसलिए आप कोशिश करिए कि इंस्ट्रूमेंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप एक बार देख लीजिए। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर। आप समझिए, हाइड्रोमीटर आपको याद होगा पहले लेक्चर में 7वां क्वेश्चन मैंने ऐसे ऑप्शन में एक हाइड्रोमीटर मिला था, उसको मैंने डिस्कस किया था कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से तरल के सापेक्ष घनत्व मापा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तरल के सापेक्ष घनत्व। ठीक है जी, और आपका हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ये वातावरण में नमी मापा जाता है, जो कि आपका जो वायु की सापेक्ष आर्द्रता है दोनों इक्वल ही होते हैं। मतलब कहने का यह है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता को मापना या रिकॉर्ड करना या वातावरण में नमी को मापना दोनों सेम ही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके जी, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनुष्य होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अगर सामान्य मनुष्य कोई, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन डी, जो कि बैरोमीटर दिया गया है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापता है, वायुमंडल में दाब को मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से। ओके, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ध्वनि का वेग अधिक होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। अब देखिए जी, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक माध्यम चाहिए। ठीक है, मान लो एक कमरा है, मैं यहाँ पे हूं, मेरा दोस्त यहाँ पे है। ठीक है, यदि इस कमरे में हवा नहीं है,
ठीक है। तो मेरा आवाज मेरे दोस्त तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि साउंड एक ऐसी तरंग होती है जिसे माध्यम चाहिए, और इन तरंगों को या इन किरणों को क्या बोलते हैं? आयोनिक्स वेव्स बोलते हैं। यानी माध्यम चाहिए चलने के लिए, मतलब कि जो आपका ध्वनि होता है उसको एक माध्यम चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने के लिए। अब सवाल यह है कि माध्यम निर्भर कैसे करेगा? तो इसका एक सीधा रूल बताता हूं आपको। साउंड जो होता है जितना ज्यादा घनत्व कर दोगे या जितना ज्यादा घनत्व होगा उसकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। ओके, जैसे इस ऑप्शन में देखते हैं तो आपका ऑप्शन सी इस्पात जो है इसमें सबसे ज्यादा घनत्व सबसे भारी है, इसलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या? इस्पात हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट। ध्वनि की चाल डैश डैश से नहीं गुजर सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझे थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि निर्वात अगर है तो आपकी ध्वनि की चाल एक स्थान से दूसरी स्थान नहीं जा सकती। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में आदमी का प्रतीत होने वाला भार वास्तविक भार कम होता है जब, मतलब क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी का लिफ्ट में कब यह प्रतीत होता है कि उसका भार कम हो गया है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। अब देखिए पहले इसको समझते हैं ये है क्या। तो देखिए जी, मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं, ठीक है, आप लिफ्ट में हैं तो यहां पे, और ये लिफ्ट रुकी है, मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं, लिफ्ट रुकी है, तो नीचे की तरफ यहां पे आप हैं तो आप नीचे की तरफ एक बल लग रहा है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका मान क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। m क्या होता है? m होता है मास, मास बोले तो द्रव्यमान, और ये m जो होता है ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। किसका? व्यक्ति का होता है। ठीक है ना, ये व्यक्ति का त्वरण होता है। और g क्या है? आपको g अच्छे से पता होगा, ये आपका ग्रेविटी होता है। ठीक है, अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ओके जी, तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो व्यक्ति की नेट एक्सेलरेशन जो त्वरण है वो क्या हो जाएगी? mg प्लस a हो जाएगी। ठीक है, a क्यों हो रही है? क्योंकि लिफ्ट की एक्सेलरेशन है, ये a जो है लिफ्ट की एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, इसलिए व्यक्ति जो है पहले से भारी महसूस करेगा, पहले से भारी महसूस करेगा। किस कंडीशन में? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो व्यक्ति पहले से भारी महसूस करेगा। ओके जी, और देखिए समझिए नेक्स्ट, अब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही है, अब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही है, तो व्यक्ति की जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी? mg माइनस a हो जाएगी। ठीक है, यानी व्यक्ति जो है पहले से हल्का महसूस करेगा। ओके जी, जब नीचे की तरफ लिफ्ट जाएगी तो मनुष्य जो है पहले से हल्का महसूस करेगा। ओके, मान लीजिए, हाँ एक बात और बताता हूं, मान लो लिफ्ट टूट जाती है और नीचे की ओर गिरने लगती है बहुत तेजी से। मान लीजिए लिफ्ट है, टूट गई है, नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरने लगी है, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो। ओके, तो आपका वजन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि जो आप पर एक्सेलरेशन लग रहा है उस समय वो आपका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्यों a हो जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी के इक्वल आपकी वजन हो जाएगी जब आप नीचे की तरफ जाएंगे बहुत तेजी से, जब लिफ्ट टूटती है। ओके, तो यहां पे a और a को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, इसलिए आपको लगेगा कि आपका कोई वजन नहीं है। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जी। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो भारी महसूस करेंगे, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो आप हल्का महसूस करेंगे, और अगर लिफ्ट टूट गई है बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही है तो उस समय आप बिल्कुल 0 महसूस करेंगे। ओके, सो ऑप्शन पे चलते हैं। आपका ऑप्शन है लिफ्ट किसी त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है। देखिए क्या कह रहा है? वास्तविक भार, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वास्तविक भार कम होता है। अब आपसे बताए थे कि वास्तविक भार कम कब होता है? जब नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखिए का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे जा रही है। ओके, जैसा कि आपको बताया कि नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगी? वास्तविक भार महसूस कम होती है। ओके, सो नेक्स्ट
शरीर का वजन सबसे अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, सतह पर। याद रखिए एक बात, हम जिस चीज से बने हैं उसे बोलते हैं मैटर। मैटर बोले तो मास, हिंदी में बोलेंगे तो द्रव्यमान। ओके जी, इसकी यूनिट क्या है, इसको मापते किस में है? तो केजी में मापते हैं। ओके जी। एक होता है वजन। वजन क्या होता है? ये सभी जगहों पे चेंज होता है, लेकिन जो आपका मास है वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका वजन है, वेट है, वो आपके मास और आपके फोर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये फोर्स क्या है? तो ये ग्रेविटी है। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, मतलब ये जो आपका फोर्स है ना, ये गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है। ओके जी। तो आपका जो वेट होगा वो आपके मास और फोर्स पर डिपेंड करता है। ओके। आपका जो मास होता है, द्रव्यमान, आपका जो मास होता है वो सभी जगह पर सेम रहता है, लेकिन आपका जो वेट है सभी जगहों पे सेम नहीं रहता, वो आपके मास और फोर्स पर डिपेंड करता है। ओके जी। फोर्स बोले तो ग्रेविटी। अब आपका जो वजन है वो मास और ग्रेविटी पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ओके। तो ग्रेविटी तो आपको जैसा पता होगा कि हर जगह सेम नहीं है पृथ्वी पर। ओके। अगर हम देखते हैं भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर, तो ग्रेविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अब जहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगी वहां का वजन आपका सबसे ज्यादा होगा ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण वहां पर ज्यादा होती है। ठीक है। ध्रुवों को बोलते हैं पोल्स और भूमध्य रेखा को बोलते हैं इक्वेटर। अगर हम बात करेंगे भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, तो सबसे कम ग्रेविटी होती है। ठीक है। तो आपका वजन वहां पे क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। कहां पे? भूमध्य रेखा पर। सबसे ज्यादा कहां पे होगा? ध्रुवों पर। तो आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा है कि शरीर का वजन सबसे अधिकतम कहां होगा, तो कहां पे होगा? ध्रुवों पर होगा। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? आपके पास चार ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे कि अभी क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि आपका जो मास होता है वो यूनिवर्सल रहता है। ठीक है। वो सभी जगहों पे सेम रहता है, कहीं भी ले जाओ, लेकिन जो आपका वेट होता है, आपका वजन जो होता है वो सेम नहीं होता, वो गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है। बोले तो गुरुत्वाकर्षण जहां पे ज्यादा होगा वहां पे आपका वजन ज्यादा होगा, और गुरुत्वाकर्षण जहां पे कम होगा आपका वजन वहां पे कम होगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम बात करेंगे चंद्रमा, चांद पर, तो वहां पे जो पृथ्वी का ग्रेविटी है 1/6 है। ओके। यानी मास तो आपका सेम रहेगा, मास तो सब जगह पर सेम रहता है, तो मास तो सेम रहेगा, लेकिन आपका जो वेट है, आपका जो वजन है, वहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी पे वजन 6 है वहां पर 1 है। अगर यहाँ पे कोई 60 केजी का है तो वहां पर कितने केजी का माना जाएगा? तो आपका 6 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1/6 है, 10 केजी का माना जाएगा। ओके जी। तो आप ऑप्शन पे चलते हैं। द्रव्यमान में परिवर्तन होता है परंतु भार समान रहता है। नो, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान आपका कहीं भी यूनिवर्सल में चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो और दूसरा चलते हैं, भार में परिवर्तन होता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। यस, दैट इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि भार डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, और चांद पर जैसा कि आपको पता है ग्रेविटी क्या है? पृथ्वी से कम है, इसलिए आपका भार वहां पे परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। ओके जी। एक बम चंद्रमा पर फट गया, कितने समय के बाद पृथ्वी पर इसकी ध्वनि सुनेंगे? मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये, कोई बम चंद्रमा पर फट रहा है, पृथ्वी पर कितने समय के बाद सुनाई पड़ेगा? ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 20 मिनट, 2 घंटे, 20 मिनट, 7 घंटे, आप विस्फोट की आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है। तो देखिए कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निर्वात है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है। प्रकाश तो वहां से आ सकता है परंतु ध्वनि नहीं आ सकती, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एक माध्यम होनी चाहिए। ठीक है। निर्वात अगर है तो ध्वनि नहीं जाएगी। ठीक है। तो चंद्रमा से पृथ्वी, अगर चंद्रमा पर कोई भी बम फट रहा है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी? नहीं सुनाई पड़ेगी। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगी? क्योंकि वहां पे निर्वात है, यहां से वहां पर। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमर ने मापा था। लेकिन एक बात याद रखिए, गैलीलियो ने सबसे पहले कोशिश की थी पर असफल हो गए थे। बाद में रोमर ने ईओ क्या है? बृहस्पति का एक उपग्रह था, एक सैटेलाइट था। किसका? बृहस्पति का एक सैटेलाइट था। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक ग्रह है। ठीक है। ईओ एक बृहस्पति का सैटेलाइट था, उपग्रह था, उसकी मदद से प्रकाश की गति का मान निकाला है। कौन निकाला है? रोमर ने। इसलिए प्रकाश के वेग को मापने का अगर बात करेंगे तो रोमर ही आंसर सही होगा, गैलीलियो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैलीलियो असफल हो गए थे। ओके जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही चलते हैं।
ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग किया जाता है, आपके पास चार ऑप्शन है, सीटी स्कैन, एक्सरे तस्वीरें, अल्ट्रासाउंड स्कैन या फिर एंडोस्कोपी। अब समझिए ये ऑप्टिक लिखा है यहाँ पे, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर ही होगा, ठीक है, समझिए। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है TIR सिद्धांत पर वर्क करता है, थ्योरी पर वर्क करता है। ये TIR क्या है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। इसी के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर जो है वर्क करता है, ये चमकता है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है तो पहले समझिए, ऑप्टिकल फाइबर किसके लिए उपयोग किया जाता है, एंडोस्कोपी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एंडोस्कोपी है क्या, तो एंडोस्कोपी में इसका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर का, जब आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट देखनी हो, जैसे लीवर डैमेज है उसका। इस चित्र में देखिए ये जो आपको वायर दिख रहा है ये आपका क्या है, एंडोस्कोपी है, ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या होता है, ये एक जो पाइप आपको दिख रही है यही क्या है, एंडोस्कोपी है, ठीक है ना। ये हमारे शरीर में एक साइड में, मतलब ये जो पाइप दिख रही है वो पाइप आपके शरीर में, बॉडी में घुसा दी जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इस इमेज में देख रहे होंगे। तो ये एंडोस्कोपी घुसा दी गई है और दूसरे वायर से मशीन से जोड़ दी जाती है, मतलब कि पेट के इंटरनल पार्ट में आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, दैट इज एंडोस्कोपी, ओके। एंडोस्कोपी, हाँ एक बात याद रखना, एंडोस्कोपी करने से पहले एक फूड दिया जाता है, मतलब व्यक्ति को एंडोस्कोपी, जिसको मरीज को एंडोस्कोपी करना है उसको एक फूड दिया जाता है। उस फूड का नाम क्या होता है, कभी बड़े एग्जाम में पूछ लेता है, उसे वेरियम फूड बोलते हैं। कौन सा फूड बोलते हैं, वेरियम फूड बोलते हैं, ओके जी। बेरियम की दवाई दी जाती है एंडोस्कोपी करने से पहले, ओके। सो क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरंगे प्रत्येक के आयाम 1.5 मिमी और आवृत्ति 10 हर्ट्ज 20 मिमी सेकंड की गति के साथ विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा है, निकटवर्ती नोड्स के बीच मिनिमम मिमी दूरी क्या है। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है कि तरंग है ये चल रही है, ठीक है, इसके बीच में दूरी बताइए, बोले तो यहां से यहां, ये क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, वेव लेंथ पूछ रहा है। वेव लेंथ किसे कहते हैं, एक कंपन पूर्ण करने में माध्यम का कण जितनी दूरी करता है, ठीक है, जितनी दूरी करता है उसे क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। वेव लेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, ओके जी। सो आपको यहाँ पे क्या मेंशन है क्वेश्चन में, तो देखिए आपको मेंशन है v बोले तो आपका चाल, स्पीड मेंशन है, कितना है 20 mm प्रति सेकंड, ओके, 20 मिलीमीटर प्रति सेकंड है। और आपका मेंशन क्या है जी, यहाँ पे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मेंशन है, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं 10 हर्ट्ज से, ठीक है। अब आपको जैसा कि पता है कि ज्ञात क्या करना है, आपको नोड्स के बीच में मिनिमम दूरी आपको ज्ञात करना है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तो आपको पता होगा अच्छे से कि स्पीड जो इक्वल होता है ये किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी और आपके तरंग दैर्ध्य, बोले तो लैम्डा के, ओके। सो आपको स्पीड दिया है 20 और आपको फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दिया है 10, आपको ज्ञात करना है लैम्डा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये चाल क्या होता है, जो v है, तरंग का चाल क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। 1 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, तरंग चाल क्या होता है, 1 सेकंड में चली गई दूरी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितने तरंगे उत्पन्न कर रही हैं, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, बोले तो तरंग दैर्ध्य, जैसा कि आपको बताया भी कि एक कंपन पूर्ण करने में माध्यम का कण जितनी दूरी तय करती है, ठीक है, वो आपका लैम्डा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स सो मच दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।